दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसे कातिल की कहानी है जो एक महिला को बेहद ही रहस्यमयी ढंग से मौत के घाट उतार देता है। फिर ये केस सोल्व करते करते पुलिस को हर बार यही लगता है कि बस केस सोल्व हो ही गया, लेकिन हर बार कहानी में कोई नया ही ट्विस्ट आ जाता है। सो ये जानने के लिए कि किसने उस औरत को किस तरीके से मारा, आपको ये मूवी पूरी देखनी होगी। मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है दिव्या, जो कि एक हाउसवाइफ है। ये अपने बच्चे को हाथों में लेकर ना जाने कौन से ख्यालों में डूबी थी। तभी घर में उसका पति जयराम दाखिल होता है। फिर दिव्या उससे कई सारे सवाल करने लगती है, जैसे कि अब तक तुम कहाँ थे और किसके साथ थे, तुम हर रोज इतनी देर से घर क्यों आते हो। लेकिन हमेशा की तरह जयराम उसकी इन सभी बातों को नजरअंदाज करके शांति से बैठ जाता है। फिर दिव्या उस पर और जोरों से चिल्लाने लगती है और ये देखकर जयराम उसको एक डॉक्टर का नंबर देता है और कहता है जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अब इस बात पर दिव्या को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो जयराम के करैक्टर पर उंगली उठाने लगती है। और तो और वो उसको काफी अनाप शनाप भी बोलती है, लेकिन फिर भी जयराम उसको एक भी शब्द नहीं कहता। इतने में घर की नौकरानी लक्ष्मी आ जाती है और दिव्या को इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से मना करती है, जो कि दिव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका मानना था कि घर के अंदरूनी मामलों में नौकर को नहीं बोलना चाहिए और वो फौरन इस दखल अंदाजी के लिए लक्ष्मी को जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर जयराम भी दिव्या को तमाचा मार देता है और दिव्या को ये बात काफी बुरी लगती है, क्योंकि उसके पति ने किसी दूसरी औरत के लिए उस पर हाथ जो उठाया था। फिर वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और लक्ष्मी किचन में जाकर बाकी के काम में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर बच्चे को भूखा समझकर लक्ष्मी उसको दिव्या मैडम के पास लेकर जाती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर लक्ष्मी बार बार दिव्या को आवाज लगाती है, लेकिन दिव्या दरवाजा नहीं खोलती। अब लक्ष्मी को शक होने लगता है कि जरूर दिव्या मैडम ने कुछ कर लिया होगा और फिर वो फोर्सफुली दरवाजे को खोलकर कमरे में दाखिल हो जाती है। और जब दिव्या मैडम को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दिव्या की मौत हो चुकी थी। फिर लक्ष्मी घबराकर पुलिस को फोन लगाती है और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर विक्रम अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो दिव्या के पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है और अपनी नजरों से ही पूरे कमरे की छानबीन कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से मोती पर पड़ती है, जो देखने में किसी के गले का हार या फिर अंगूठी का नजर आ रहा था। फिर विक्रम तुरंत उसको सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान विक्रम की नजर पड़ती है लक्ष्मी के गालों पर, जिस पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। और फिर जब वो उसका कारण पूछता है तो लक्ष्मी घबराकर उसे वो सब कुछ बता देती है जो अभी अभी कुछ देर पहले घटित हुआ था। फिर लक्ष्मी से ही विक्रम को दिव्या के पति के बारे में पता चलता है, जिसका नाम जयराम है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही किसी काम के सिलसिले में एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। फिर विक्रम तुरंत अपने कांस्टेबल राम बाबू को कहकर जयराम को एयरपोर्ट से वापस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन विक्रम की नजर अभी भी उस फंदे पर लटक रही दिव्या की लाश पर टिकी हुई थी, जिसको गौर से देखने के बाद वो अचानक से कहता है कि इस लड़की ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इसका कत्ल हुआ है और कातिल ने बड़ी ही चालाकी से दिव्या को मौत के घाट उतार दिया। अगले सीन में हम आदित्य नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो हाथों में बंदूक लेकर मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई गन तान देता है और ये आदमी कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई सीनियर ऑफिसर थे। दरअसल आदित्य NIA में काम करता था और ये महज उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। दरअसल आदित्य जयराम का छोटा भाई है। तभी आदित्य के पास विक्रम का फोन आता है और वो उसे दिव्या की मौत की खबर देता है। फिर अपनी भाभी की मौत की खबर सुनते ही वो तुरंत घर पहुंच जाता है, जहां पर विक्रम खुद उससे पुलिस वालों की तरह कई सारे सवाल जवाब करता है। अपनी भाभी को इस हालत में देखकर आदित्य की आंखें नम हो जाती हैं और उसको तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी भाभी ऐसा भी कुछ कर सकती है। फिर विक्रम उसको बताता है कि दिव्या ने सुसाइड नहीं की, बल्कि इसका मर्डर हुआ है और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि घर में रहने के बावजूद उसने साड़ी और दुपट्टे की जगह पर किसी रस्सी का यूज क्यों किया, और साथ में दिव्या के गले पर खरोच के भी निशान हैं और इसी के साथ उसके पांव में भी चोट लगी है, लेकिन उसके खून के धब्बे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि उसे बहुत ही बारीकी से साफ कर दिया गया है। दिव्या के बॉडी मार्क्स साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि उसने मरने से पहले अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बेचारी असफल रही। तभी कुछ ही देर में वहां पर जयराम भी आ जाता है। फिर विक्रम उसको दिव्या की मौत की खबर सुनाता है और कहता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि आप यहाँ से जाने से कुछ देर पहले घर पर ही मौजूद थे। फिर जयराम कहता है हाँ, ये बात सच है,
मैं घर पर आया था, लेकिन अपने कुछ जरूरी कागजात को लेने, और फिर तुरंत मैं वापस एयरपोर्ट पर चला गया। फिर जयराम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस घर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देता है, और तब जाकर विक्रम को उसकी बातों पर यकीन होता है। लेकिन फिर विक्रम का शक जाता है नौकरानी लक्ष्मी पर, जिसने दिव्या को सबसे पहले इस हालत में देखा था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि उसने घर वालों को बताने से पहले ये खबर पुलिस को दी, यानी दाल में जरूर कुछ काला है। फिर विक्रम के थोड़ा सख्ती बरतने पर लक्ष्मी बता देती है कि उसने पुलिस को फोन करने से पहले अपने मालिक जयराम के पास फोन किया था, और उन्होंने ही मुझे पुलिस को फोन करने की सलाह दी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उनकी दिव्या मैडम के साथ नोक झोंक हुई थी। इसलिए अगर जयराम पुलिस से पहले घर आ जाता तो पुलिस का सीधा शक जयराम पर ही जाता। लेकिन तभी लक्ष्मी पुलिस वालों को एक और चौंका देने वाली बात बताती है कि उसने ये सब जयराम के कहने पर इसलिए किया क्योंकि उसका और जयराम का कई सालों से अफेयर चल रहा था। फिर ये बात सुनते ही विक्रम को अब उन दोनों पर शक होने लगता है, और वो सोचने लगता है कि जरूर जब दिव्या को अपने पति और नौकरानी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ा होगा तो दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया, ताकि आगे की लाइफ एक दूसरे के साथ शांति से जी सके। तभी विक्रम की नजर सामने पड़ी एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें जयराम के साथ कोई दूसरी महिला और एक बच्चा था। फिर विक्रम को मालूम पड़ता है कि ये महिला उसकी पहली वाइफ थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका बेटा विनोद अभी भी उन्हीं के साथ ऊपर अपने कमरे में अकेला गुमसुम रहता है। फिर विक्रम विनोद से मिलने के लिए उसके पास जाता है। विनोद बताता है, हाँ, कुछ घंटे पहले जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो नीचे से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। फिर मुझे लगा कि कुछ ही देर में बच्चा शांत हो जाएगा, लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी जब वो आवाज बंद नहीं हुई तो मैं ये सब देखने के लिए नीचे गया, और मुझे पता लगा कि घर में कोई है ही नहीं। अब विनोद की बातें सुनकर विक्रम को लग रहा था कि लक्ष्मी और जयराम झूठ बोल रहे हैं, वो दोनों जरूर पुलिस वालों से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। फिर ऐसे में विक्रम दोबारा से लक्ष्मी से पूछताछ करता है कि अगर तुम किचन में काम कर रही थी तो तुम विनोद को दिखाई क्यों नहीं दी। फिर लक्ष्मी बताती है कि मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, और काम खत्म होने के बाद मैं अपनी बेटी मनसा को देखने के लिए वहां पर चली गई थी। फिर विक्रम कांस्टेबल राम बाबू को मनसा को बुलाने के लिए कहता है, और जब मनसा वहां पर आती है तो विक्रम उसको सीधा ही सवाल करता है कि तुमने दिव्या को क्यों मारा। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि एक बच्ची कैसे दिव्या का कत्ल कर सकती थी। तभी विक्रम उन लोगों को सबूत के तौर पर हिफाजत से रखा गया एक मोती का टुकड़ा दिखाता है, जो कि मनसा के कान की टूटी हुई बाली से मैच कर रहा था, और इसके अलावा उसके नाखूनों में दिव्या की खाल की कुछ परतें भी थी। अब बेटी को फंसता हुआ देखकर लक्ष्मी जोर जोर से रोने की एक्टिंग करती है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए दिव्या के खून का इल्जाम अपने ऊपर लेने लगती है। लेकिन मनसा तो खुद को ही असली खूनी बता रही थी। फिर वो बताती है कि जब मेरी माँ मुझे देखने के लिए घर पर आई तो जोरों से बारिश होने लगी, फिर घर के अंदर पानी भर गया, जिसके कारण मेरी माँ पानी निकालने में ही उलझ गई, और इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। फिर मैं यहाँ पर आकर बच्चे को संभालने लगी, लेकिन तभी दिव्या मैडम के कमरे में से कांच के टूटने की आवाज आई, क्योंकि उनके हाथ से कांच का गिलास टूट गया था। फिर वो चिल्ला चिल्लाकर मेरी माँ को पुकारने लगी। अब मेरी माँ की गैर मौजूदगी में मैं ही कमरे की सफाई करने लगी, लेकिन दिव्या मैडम तो मुझसे और मेरी माँ दोनों से ही नफरत करती थी। फिर वो मुझे देखकर उल्टा सीधा बोलने लगी और मेरी माँ को बजारू औरत बोलने लगी। फिर मैंने भी गुस्से में आकर दिव्या मैडम को थप्पड़ मार दिया। अब एक नौकरानी की बेटी के हाथ से थप्पड़ खाने के बाद दिव्या मैडम गुस्से में आ गई और फिर उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया। मैंने भी खुद को बचाने की बहुत कोशिश की और इसी दौरान हम दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी गलती से मैंने उनको धक्का दे दिया और सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। इतने में मेरी माँ लक्ष्मी भी यहाँ पर आ गई और मेरी इस करतूत पर वो मुझे पीटने लगी। लेकिन अब जो हुआ था उसको बदला नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे बचाने के लिए वापस घर भेज दिया और फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए दिव्या मैडम को फांसी के फंदे से लटका दिया। फिर मनसा विक्रम को ये भी बताती है कि बचपन से ही हमने अपने जीवन में सिर्फ गरीबी ही देखी है। सभी लोग मुझे मेरे पिता के न होने की वजह से बहुत चिढ़ाया करते थे, ना जाने मुझे क्या क्या कहा करते थे। फिर एक रोज जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि आखिर मेरे पिता है कहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता कोई और नहीं बल्कि जयराम है। और ये बात सुनकर मुझे जितनी खुशी हुई उतना दुख भी हुआ। खुशी इस बात की थी कि मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और गम इस बात का था कि इतने बड़े परिवार की संतान होने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ के साथ नौकरानी की लाइफ जीनी पड़ रही थी। मेरी माँ बहुत अच्छी है और हमेशा ही दूसरों का भला करती है,
लेकिन फिर भी दिव्या मैडम मेरी माँ पर गंदे गंदे आरोप लगाया करती थी और उनको भद्दी भद्दी गालियां भी दिया करती थी और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और हद तो तब पार हो गई जब आज मनसा को मालूम पड़ा कि दिव्या ने उसकी माँ लक्ष्मी पर हाथ उठाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। अब जल्दी ही सुबह होने वाली थी, इसलिए विक्रम दिव्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और उन दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेता है। तभी कुछ देर बाद विक्रम और आदित्य दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं कि दिव्या की जान सर पर चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि एक खास किस्म के ड्रग से हुई है। अब ये बात सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब विक्रम का दिमाग दोबारा से घूमने लगता है और फिर वो अगेन जयराम से मिलने के लिए पहुंच जाता है। फिर जब वो ड्रग वाली बात जयराम को बताता है तो ये बात उनके पास में बैठा विनोद भी सुन लेता है और फिर वो अचानक से सहम जाता है और भागकर अपने रूम में जाकर छुप जाता है। अब विनोद का ऐसा बर्ताव सभी को काफी अजीब लगता है और फिर वो लोग उसके पीछे पीछे कमरे में जाते हैं, लेकिन विनोद था कि रूम से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। तभी तलाशी के दौरान विक्रम के हाथ एक दवाई की बोतल लगती है और यही वो जहर था जिसको पीकर शायद दिव्या ने दम तोड़ दिया था। फिर वो उस बोतल में से कुछ ड्रॉप निकालकर जयराम को पीने के लिए देता है, लेकिन जैसे ही जयराम उसे पीने लगता है विनोद आकर उसे रोक लेता है। फिर वो उन सभी को बताता है कि दरअसल ये बोतल मेरी माँ की है। असल में मुझे दिव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और नहीं चाहता था कि कोई भी उनकी जगह ले, लेकिन मेरे पापा की मेरी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हमेशा उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। एक दिन मेरी माँ ने लड़ाई से तंग होकर मेरे पापा को ये बोतल पीकर जान देने की धमकी दी, लेकिन मेरे पापा ने उनके हाथों से ये बोतल छीनकर वहीं पर फेंक दी और फिर उस बोतल को मैं उठा लाया और अपने पास रख लिया। तभी कुछ दिन बाद जब मेरे पापा दिव्या से शादी करके घर में आए तो वो मेरी आंखों में चुभने लगी और उसके बाद मैं हमेशा ही इसी तलाश में रहता था कि कैसे मैं उस दिव्या को मार पाऊं। फिर कल रात जब घर में कोई नहीं था तो बच्चे की आवाज सुनकर मैं नीचे गया और फिर मैंने दिव्या के जूस में ये जहर मिलाकर उसको दे दिया। अब एक बेटे की अपनी सौतेली माँ के प्रति इतनी क्रूरता देखकर विक्रम दंग रह जाता है और फिर वो उसको बाल सुधार गृह में भेजकर दूसरे केस को सोल्व करने में जुट जाता है। अब ये केस सोल्व हो गया था इसलिए वो फाइल बंद कर देता है, लेकिन तभी विक्रम के पास फोरेंसिक डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर जब विक्रम वहां पर पहुंचता है तो देखता है आदित्य पहले से ही वहां पर बैठा हुआ है। फिर उसे पता चलता है कि आदित्य डॉक्टर का पुराना दोस्त है और एनआईए में काम के दौरान भी उसकी डॉक्टर के साथ मुलाकात होती रहती है। फिर डॉक्टर विक्रम के आगे इस मौत का सबसे बड़ा खुलासा करते हैं कि दिव्या की जान विनोद की दी हुई दवा से नहीं गई, ये तो महज एक आम सी दवाई है जिसकी ओवरडोज से ज्यादा मरीज अनकॉन्शियस हो सकता है या फिर वो कोमा में जा सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि दिव्या को एक खास किस्म के स्लो पॉइजन से मारा गया है और उसको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये मेरा दावा है कि जिसने भी उसको ये पॉइजन दिया है वो एक प्रोफेशनल है। इतने में विक्रम के पास जयराम का फोन आता है और वो उसको अपने घर पर आने के लिए कहता है। वहां पर जयराम का पड़ोसी माइकल एक और भयानक खुलासा करने के लिए वहां पर विक्रम का इंतजार कर रहा था। फिर वहां पहुंचने पर माइकल उसको बताता है कि जिस रात दिव्या का कत्ल हुआ था मैंने किसी अनजान शख्स को उसकी खिड़की से कूदकर जाते हुए देखा और उसकी फुटेज मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फिर वो सभी माइकल के घर पर जाकर उस नकाबपोश आदमी की वीडियो देखते हैं, जिसके कारण अब ये केस और भी पेचीदा हो गया था क्योंकि हर बार केस सोल्व होते होते रह जाता है। अब विक्रम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, इसलिए अब वो जयराम, आदित्य और माइकल सब पर ही नजर रखना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। फिर विक्रम हताश होकर शांति से बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर मैंने उस कातिल को पकड़ने में ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो कातिल मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा। तभी उसको मालूम पड़ता है कि किसी ने फोरेंसिक लैब में आग लगा दी, यानी कि जिसने भी उस लैब के अंदर आग लगाई वो वहां पर मौजूद सभी सबूतों को जलाना चाहता था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया। लेकिन इतनी बारीकी से सब कुछ तहस नहस करने के बावजूद भी वो अपनी एक जरूरी चीज भूल गया था जो कि अब विक्रम के हाथ लग चुकी थी, और ये कुछ और नहीं बल्कि आदित्य का जला हुआ आईडी कार्ड था। अब विक्रम को असली खूनी मिल चुका था। फिर वो कांस्टेबल राम बाबू को साथ लेकर आदित्य को दबोचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन आदित्य का घर तो पूरे तरीके से अंधेरे में ही घिरा हुआ था। वहां की हर चीज बिखरी हुई थी
और आसपास जासूसी किताबों के अलावा टीवी पर मर्डर मिस्ट्री चल रही थी, लेकिन आदित्य वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही वो लोग दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो अचानक से आदित्य उनके हाथ लग जाता है। फिर उन दोनों में जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई में कुछ हद तक विक्रम उसको काबू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से राम बाबू आकर विक्रम के सर पर जोर से हमला कर देते हैं और इस हमले के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है और उस समय आदित्य उसके सामने ही बैठा हुआ था। फिर आदित्य कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी इस मर्डर केस को सॉल्व कर दिया। वाकई तुम एक लाजवाब पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने दिव्या को नहीं मारा, बल्कि दिव्या को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम उसे खुद की अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। पहले तो उसे घर के ही सदस्यों पर शक था, लेकिन जब माइकल की दिखाई हुई फुटेज में उसने अजनबी आदमी को खिड़की से कूदते हुए देखा तो उसको ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि दिव्या को मारने वाला कोई घर का नहीं बल्कि बाहर का आदमी है। फिर वो दिव्या के पास्ट से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए उसकी माँ के पास गया। फिर उसकी माँ ने उसको ढेर सारे लेटर दिए, जिनमें से एक लेटर पर विक्रम का नाम था और ये सब देखकर वो समझ गया कि विक्रम दिव्या को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी और अब वो इस केस को जबरदस्ती उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसी दिन से वो विक्रम का पीछा करने लगा। तभी एक दिन वो विक्रम को वॉच शॉप के अंदर जाते हुए देखता है। फिर विक्रम के जाने के बाद आदित्य जब उस वॉच शॉप के अंदर गया तो वहां जाकर उसे मालूम पड़ा कि असल में विक्रम की घड़ी काफी दिनों से खराब पड़ी थी, क्योंकि उसकी घड़ी का वॉच क्लोन मिस हो गया था। फिर आदित्य दोबारा से दिव्या के रूम के पास जाता है और उस जगह की अच्छे से चेकिंग करने लगता है जहां से विक्रम चढ़ा था। तभी छानबीन करने पर आदित्य को वो वॉच क्लोन मिल जाता है, जिसकी लैब टेस्टिंग करवाने पर यह साबित हो जाता है कि उस पर दिव्या का ही खून लगा है। अब आदित्य अच्छे से जानता था कि विक्रम इस खून का इल्जाम किसी और पर लगाने वाला है, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए सबसे पहले उसने इन सभी बातों के बारे में कांस्टेबल राम बाबू को बताया और उनको इस बात का भरोसा दिलाया कि जिस दिन विक्रम इस केस में मुझे फंसाने की तैयारी करे तो समझ जाना कि खून विक्रम ने ही किया है। अब जैसा आदित्य ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जब विक्रम को वॉच क्लोन के बारे में पता चलता है तो वो फोरेंसिक लैब में आग लगवा देता है और विक्रम की आईडी कार्ड को सुराग के तौर पर अपने पास रख लेता है ताकि वो दिव्या की मौत का उसे ही दोषी बना सके। लेकिन राम बाबू और आदित्य की सूझबूझ से उनका पर्दा फाश हो गया। फिर आदित्य विक्रम को कहता है कि जिस घर में वो मौजूद है वो किसी आम इंसान का घर नहीं है, बल्कि NIA का ऑफिस है और यहाँ पर हमारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम सब कुछ सच सच बता दो। अब विक्रम के पास ऐसा कुछ था नहीं जिसके जरिए वो खुद को बेकसूर साबित कर दे, इसलिए वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अपनी कहानी बयां करते हुए बताता है कि मेरा बचपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ाई में मैं काफी अच्छा था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मैं बाहर के काम भी किया करता था। फिर एक दिन लंबी बीमारी के कारण मेरी माँ की मौत हो गई, जिसके बाद से मैं अपनी लाइफ में अकेला ही पड़ गया। लेकिन तभी एक दिन मेरी लाइफ में दिव्या आ गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। अब मेरी लाइफ वापिस से पटरी पर आने लगी थी और हमारी ये खुशी उस दिन और भी दुगनी हो गई जब मेरा पुलिस फोर्स में सिलेक्शन हुआ। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बलबूते पर मैं एकेडमी का सबसे होनहार पुलिस ट्रेनी बन गया और मेरी इस काबिलियत को देखकर एक दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के IG ने मुझे अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया और बातों ही बातों में उन्होंने अपनी बेटी रागनी से शादी करने का ऑफर भी दिया। अब ऐसे में मैं अपने करियर और प्यार के बीच बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन अंत में मैंने अपने करियर को चुना और रागनी से शादी कर ली। दिव्या को जब इस बात का पता चला तो वो टूट गई और फिर उसने भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जयराम से शादी कर ली। लेकिन एक दिन जब उसने मुझे टीवी पर देखा तो उसके पुराने दर्द वापिस से ताजा हो गए और फिर उसने मेरे पास फोन लगाकर खुद की जिंदगी बर्बाद करने का कसूरवार ठहरा दिया। अब मेरे गम ने और हर रोज घर पर लड़ाइयों ने उसको धीरे धीरे मानसिक तौर पर बीमार बना दिया। फिर हर रोज वो मुझको फोन करके परेशान करने लगी और खुद से शादी करने का दबाव डालने लगी, जिससे तंग आकर मैं छापे में पकड़े गए एक खास किस्म के ड्रग को घड़ी के क्लोन पर लगाकर दिव्या से मिलने के लिए पहुंच गया। और जब उसने मुझे अपने गले से लगाया तो मौके का फायदा उठाकर मैंने उसके शरीर में वो ड्रग इंजेक्ट कर दिया,
जिसके कारण वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई और फिर मैं कुछ देर उसके साथ ही लेटा रहा। उस समय मेरे चेहरे पर एक अजीब सा डर था, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि वो बच्चा जो बाहर रो रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा खुद का बच्चा है, तो मुझे अपनी गलती पर बेहद मलाल हुआ। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों को पता ही है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं विक्रम अपनी गलतियों का अफसोस मनाते मनाते हाथ में हथकड़ियां पहने जेल की तरफ जा रहा था। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगर मैं कोई नई मूवी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।